यानी कि लास्ट 23 दिन में हम क्या रणनीति रखें जिससे हमारे मार्क्स इंप्रूव हो जाएं। शेड्यूल सही होने का सेंस ये नहीं कि कभी भी उठ रहे हैं, कभी भी सो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पता चला दोपहर में 12 बजे उठ रहे हैं सो के, किस दिन 7 बजे उठ रहे हैं सो के, कई बार रात में नींद ही नहीं आ रही और कभी हम 10-11 बजे सो जा रहे हैं। सबसे बड़ी जड़ जो होती है ना पढ़ाई खराब होने की, वो यही लाई करती है। शॉर्ट्स और रील्स को बहुत कम कर दो साहब, वरना ये मोबाइल तुम्हारी नेगेटिव एनर्जी को भर देगा तुम्हारी खोपड़ी के अंदर, तो इससे दूर रहो साहब। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से 1-2 बातें सुनना। देखो, तुम्हें थंबनेल से पता ही चल गया होगा कि हम एक रियलिस्टिक लास्ट 30 दिन का एक बेहतरीन प्लान सोच सकते हैं कि लास्ट 3 दिन में क्या करना और क्या नहीं करना, उस पर चर्चा करते हैं। तो इसी को लेकर इससे आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। मैं गारंटी सबके नहीं ले सकता कि सबके 600 प्लस हो जाएंगे, बट अपन मार्क कैसे और अच्छे बेहतर कर सकते हैं, कैसे हम 30 दिन को अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, उसको लेके कुछ बातें करूंगा। तो आओ इसको लेके कुछ बातें करते हैं साहब, ठीक है नहीं कि लास्ट 30 दिन में हम क्या रणनीति रखें जिससे हमारे मार्क्स इंप्रूव हो जाएं। तो देखो, कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, नोट किए हैं, जो मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए, तुम भी उस पर ध्यान दो। सबसे इंपॉर्टेंट बात है साहब, आपका शेड्यूल सही होना चाहिए। शेड्यूल सही होने का सेंस ये नहीं कि कभी भी उठ रहे हैं, कभी भी सो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पता चला दोपहर में 12 बजे उठ रहे हैं सो के, किस दिन 7 बजे उठ रहे हैं सो के, कई बार रात में नींद ही नहीं आ रही और कभी हम 10-11 बजे सो जा रहे हैं। सबसे बड़ी जड़ जो होती है ना पढ़ाई खराब होने की, वो यही लाई करती है। तुम्हारा शेड्यूल सही होना चाहिए। सर शेड्यूल कैसे सही हो, हमें तो रात में नींद ही नहीं आती। रात में नींद इसलिए नहीं आती कि तुमने हैबिट बना ली है। जिन लोगों की हैबिट बनी उनको आ जाती है 11 बजे नींद, कुछ लोगों को बहुत अच्छे से आ जाती है, वो बकायदा 11 बजे सो जाते हैं, सुबह 7 बजे उठ जाते हैं, उनका पूरा दिन सही रहता है साहब। और डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी का कारण भी यहीं से शुरू होता है। तो बच्चा शेड्यूल सही रखना है। दूसरा साहब, आपकी डाइट सही होनी चाहिए। अब तुम जो 12 बजे उठ रहा है वो कब ब्रेकफास्ट करेगा, वो तो सीधा लंच करेगा साहब, तो आपका पूरा डाइट भी खराब हो जाता है साहब, तो आपका मेटाबॉलिज्म भी डिस्टर्ब हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो अपना शेड्यूल सही रहेगा तो उसका डाइट सही से लोगे, डाइट सही से लोगे तो अपने आप पूरा दिन सही रहेगा। और पानी, वाटर इनटेक में हम लोग बहुत कंजूसी करते हैं। मैं कई बार देखता हूं बच्चों को पढ़ते रहते हैं, पानी पीते ही नहीं, पानी से कोई लेना देना नहीं। बच्चे अगर पानी ध्यान से नहीं पियोगे तो फोकस नहीं रहेगा सही से, तुम्हारा दिन भर आलस लगेगा, एकदम शरीर टूटा टूटा सा लगेगा कि यार कुछ मजा नहीं आ रहा है, मन नहीं लगेगा। तो पानी, वाटर इनटेक कम से कम कोशिश करो कि 2 से 3 लीटर मिनिमम होना चाहिए। इससे ज्यादा कर सकते हो और अच्छी बात, लेकिन 2-3 लीटर पानी जरूर पियो। तुम लोग 1 लीटर पानी भी ढंग से नहीं पीते हो। तो वाटर इनटेक सही से रखो, सही डाइट लो। ऐसा नहीं कि कुछ भी खा रहे हो। अगर एक बार मान लो कि तुम्हारा पेट खराब हो गया तो कम से कम 3-4 दिन खराब हो जाएंगे तुम्हारे, ठीक है नहीं। एक बार तबीयत खराब होगी तो बहुत दिन खराब हो जाएंगे। तो डाइट बहुत ध्यान से इस टाइम लो, कम खाओ, स्वस्थ खाओ, एकदम साफ सुथरा खाओ साहब, ठीक है नहीं। दूसरा, पानी इंटेक सही से रखो। तीसरा, नींद। जैसे रात में तुम फोन चलाते रहते हो, पता नहीं चलता कि 12 बजे फोन चलाना शुरू किया, 2 बजे 3 बजे के फोन ही चला रहे हो सब, रील्स देखे जा रहे हो, शॉर्ट्स देखे जा रहे हो, तो कहां से नींद आएगी। टाइम पे सो, टाइम पे उठो। कोशिश करो कि दिन में ना सो, लेकिन अगर तुम्हारी हैबिट है तो सो, बट बहुत कम, ठीक है नहीं। सबसे अच्छा तरीका होता है आप नैप लो, 30 मिनट 40 मिनट की नैप लो। उससे अच्छा तरीका क्या होता है, उससे अच्छा कोई तरीका नहीं होता। नैप लेने का सेंस ये नहीं है कि तुम एकदम कुंभकर्ण जैसा सो रहे हो, नहीं भैया। आप आराम से बिस्तर पे एकदम लेट के थोड़ी देर के लिए, ठीक है नहीं। आपका दिमाग थोड़ा सा शांत होना चाहिए और अपने आप को रिलैक्स फील होना चाहिए, बस। सोने की ऐसा नहीं कि नींद आएगी आपको तगड़ी, कोई जरूरत नहीं, आप बस नैप ले लो। ऐसी 20-30 मिनट की आप 2 नैप दिन में ले सकते हो, बट आप सो नहीं, ठीक है नहीं कि आप 3 घंटे 2 घंटे सो रहे हो। उससे एक तो आलस बना रहता है, दूसरा फिर वो हैबिट में आ जाता है और टाइम बहुत जाता है, ठीक नहीं। रात में अच्छी नींद लो, 6 घंटे की एक प्रॉपर नींद लो और दिन में 2 नैप ले लो, लगभग 7-8 घंटे हो जाएगा और एनफ है तुम्हारे लिए, ठीक है साहब। तो मैंने ये पॉइंट लिखे कि भैया नींद सही लो, ठीक है, नींद सही रखो, हेल्दी डाइट, पानी इंटेक सही रखो, शेड्यूल सही रखो। और दूसरा, डेली सेल्फ स्टडी भैया कर लो, कम से कम कितनी, 8 घंटे। अगर तुम डेली 8 घंटे सेल्फ स्टडी करोगे ना, तो एक बात और सुन लो, तुम्हारा टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी अपने आप गायब होने लगेगा। टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी आती ही उसको है जिसकी पढ़ाई सही से नहीं हो रही, और पढ़ाई उसकी सही नहीं हो रही जो इसका शेड्यूल नहीं सही, तो सारी चीजें उसी से राइज होने लगी। तो ये तो बेसिक बातें जो तुम्हें चीजें करनी क्या पढ़ना है तो साल भर बताते हैं, भैया बायो में ये पढ़ लो, फिजिक्स में ये पढ़ लो, केमिस्ट्री में ये पढ़ लो, बट क्या क्या चीजें फॉलो करनी, इस चीज का भी ध्यान रखना। देखो 2-4 बातें, देखो मैंने क्या लिखा है कि डोंट फीड नेगेटिव एनर्जी। तुम ये नेगेटिव एनर्जी को सच में बहुत फील करते हो, लिटरली बता रहा हूं। उसका सबसे बड़ा कारण है मोबाइल। दिन भर मोबाइल देख रहे हो साहब, मोबाइल में देख रहे हो कि दुनिया कितने मजे कर रही है, बस मैं ही परेशान हूं।
तुम्हें ऐसा लगता है तो तुमने क्या नेगेटिव एनर्जी दी अपने को? बिल्कुल दी साहब। दिन भर शॉर्ट्स रील्स देख रहे हो कि देखो यार दुनिया कितने मजे ले रही है। अरे यार कोई रोता हुआ, कोई परेशान होकर थोड़ा ना अपना शॉर्ट या रील बनाएगा। तो लोग खुशी के ही डालते हैं पल, इसीलिए तुम्हें लगता है कि सब बढ़िया कर रहे हैं, बस मैं ही यहाँ एक छोटे से कमरे में बैठा हुआ परेशान हूं। तो नेगेटिव एनर्जी फीड करने का सबसे बड़ा कारण मोबाइल, इससे फीड कर रहे हो साहब। कोशिश करो मोबाइल से दूर रहो। मोबाइल में देख रहे हो तो जरूरी चीजों के लिए मोबाइल ओपन करो, अननेसेसरी चीजों के लिए ओपन मत करो। कुछ मोटिवेशन देखने के लिए, कोई बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर देखने के लिए, किसी टीचर का लाइव देखने के लिए, नोट्स लेने के लिए, बस अपने काम के लिए शॉर्ट्स और रील्स को बहुत कम कर दो साहब, वरना ये मोबाइल तुम्हारी नेगेटिव एनर्जी को भर देगा तुम्हारी खोपड़ी के अंदर। तो इससे दूर रहो साहब। दूसरा, इन्वायरमेंट का मतलब नेगेटिव लोगों से दूर रखो। जैसे मैं अपने दोस्त को एक बार फोन किया, मैंने कहा अकेले हो? बोला बहुत। तुम सोचो वो नेगेटिव एनर्जी से भरा पड़ा है, मैं तो बस उसे घूमने के लिए पूछ रहा था। तो ऐसे लोगों से दूर रखो। तुमसे बोलते रहेंगे यार पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, पता नहीं साल पेपर कैसा आएगा, यार मुझे लग रहा बहुत कठिन आ जाएगा, यार मुझसे तो फिजिक्स हो ही नहीं रही, यार ये मास्टर तो अच्छा ही नहीं पढ़ाता है, यार तुमने वो देखा ऐसा हो गया, अब कितना बुरा हुआ। कुछ लोग हमेशा नेगेटिव बोलते हैं। अरे दूर रहो ऐसे लोगों से, नहीं रहना है एक महीना उन्हीं लोगों से बात को जो पॉजिटिव एनर्जी तुम्हें भरे कि बेटा कर लोगे, तुमसे हो जाएगा। अरे फिजिक्स अपन इतना कर लेंगे तब भी अपना अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। जो अच्छी बातें करें उनसे रहो, उनके आसपास रहो, नेगेटिव लोगों से बिल्कुल दूर रहो, क्योंकि उनकी बातें आज या कल तुम्हें इफेक्ट करेंगी, विश्वास मानो करेंगे। तो ऐसे अपने आसपास के एनवायरमेंट को नेगेटिव एनर्जी से दूर रखो साहब। मोबाइल को दूर रखो। सब कंपेरिजन, सबसे खतरनाक नेगेटिव एनर्जी तुम यहीं से ला रहे हो, सबसे बड़ा कारण तुम्हारा यहीं पे। आओ एग्जांपल से समझाता हूं, इधर देखो एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो दो बच्चे, एक का नाम रामू, एक का नाम पिंकी, दोनों बेचारे तैयारी कर रहे हैं नीट की। अब रामू और पिंकी दोनों ने टेस्ट दिया, टेस्ट नंबर 1, इसके मार्क्स आए बच्चे 490, इसके मार्क्स आए 320। थोड़ी देर के लिए जनरल कंपेरिजन ले रहा हूं साहब, ठीक है। अब बताओ रामू को दिल पे लग गई साहब। रामू ने कहा अरे पिंकी के इतने ज्यादा नंबर, अगली बार देखना मैं पिंकी से ज्यादा नंबर लाऊंगा और पूरा दम लगाऊंगा। अगली बार दोनों ने मेहनत की साहब टेस्ट 2 के लिए। अब टेस्ट 2 में, ठीक है नहीं, टेस्ट 2 में रामू के नंबर आए साहब, इधर देखो 410, अब पिंकी के नंबर आए 520। रामू फिर बेचारा टेंशन में आ गया कि यार ये तो फिर नंबर ज्यादा ले आई, मेरे तो मार्क्स फिर कम रह गए। अब उसको गुस्सा भी आया, टेंशन भी हुई, बट उसने कहा कोई बात नहीं, अगले टेस्ट में और दम लगाते हैं। अगली बार फिर टेस्ट दिया साहब, इसने पूरा दम लगाया, बहुत अच्छे से पढ़ाई की, हर चीज का ध्यान रखा साहब। इसके मार्क्स आगे देखो इधर साहब 490 और इसके मार्क्स आए 530। इस बार रामू एकदम अपना आपा खो चुका है, यार ये तो हद हो गई, एकदम इरिटेट, परेशान, डिप्रेस, टेंशन में। क्यों? क्योंकि कंपेयर किससे कर रहा है? पिंकी से। अब भैया अगली बार, अब सोचो इसके पास 3 टेस्ट, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, तीनों की नेगेटिव एनर्जी आ गई। किससे कंपेयर कर करके? पिंकी से कंपेयर करके। अगली बार इसने टेस्ट नंबर फिर दे दिया साहब, टेस्ट नंबर 4, लेकिन इस बार बहुत टेंशन में, बहुत एंजाइटी के साथ दिया साहब, क्योंकि इतना सबसे कंपेयर करता आ रहा है। यहां पे भी फ्रस्ट्रेट, यहां पे भी फ्रस्ट्रेट, टेंशन ले रहा है साहब। अब इसके मार्क्स साहब 470 आए साहब, इसके मार्क्स आए साहब 540। अब बताओ साहब, ये कंपेरिजन का नतीजा। इधर देखो इसने मार्क्स अपने कितने बढ़ाए, इधर देखो बच्चे 30 नंबर बढ़ाए साहब, 10 नंबर बढ़ाए साहब, 10 नंबर बढ़ाए। इधर देखो इसने मार्क्स कितने बढ़ाए साहब, इधर देख सकते हो लगभग 90 मार्क्स बढ़ाए साहब। इधर देखो मार्क्स कितने बढ़ाए साहब, 80 मार्क्स बढ़ाए। अब इधर देखो साहब, इधर घटना शुरू हो गए, 20 मार्क्स घटने लगे साहब। अगर ये अपने से कंपेयर करता हुआ आगे बढ़ता तो यकीन मानो इसके 600 बहुत आसानी से आ जाते। अगले 4-5 टेस्ट में 600 नंबर तक पहुंच जाता। बहुत सही जा रहा था, थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट करा रहा था, बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही थी। पिंकी से तो पक्का बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही थी, भले उसके मार्क्स ज्यादा आ रहे थे। बच्चे हो सकता है इसका बेसिक बहुत अच्छा हो, इसने 12th बहुत अच्छे से पढ़ाई की हो, इसका बेसिक बहुत अच्छा हो, रामू का बेसिक अच्छा ना हो, ठीक है। मेरी तरह हो सकता है बेचारा कोई सरकारी स्कूल में पढ़ा हो सकता है बहुत बड़े स्कूल में पढ़ी, बट ये आगे इंप्रूवमेंट नहीं कर रही, बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट करा, बट इसको कौन ले डूबा? कंपैरिजन। कई बार हम खुद से तो अच्छा कर रहे होते हैं, बट हमें कंपैरिजन ले डूबता दूसरों के साथ। तो नेगेटिव एनर्जी का सबसे बड़ा कारण यहीं से आता है। दूसरों से कंपेयर मत करो, खुद से कंपेयर करो कि हमारा इंप्रूवमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है। पिछले टेस्ट से इस टेस्ट में थोड़ा इंप्रूवमेंट तो होना चाहिए। कई बार पेपर टेस्ट आ जाता है, मार्क्स थोड़े कम हो जाते हैं, लेकिन चलेगा, बट आपको लगना चाहिए आपने इंप्रूव किया नहीं। आपसे अच्छा आपको कोई जज नहीं कर सकता। तो बच्चे कंपैरिजन बंद कर दो तो नेगेटिव एनर्जी बंद हो जाएगी। नेगेटिव एनर्जी जैसे कम होगी, टेंशन, एंजाइटी अपने आप कम होने लगेगा, ठीक है साहब। तो ये छोटी छोटी बातें करो। और बच्चे क्या करना है साहब,
क्या क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है साहब, ये छोटी छोटी बातें जिनको तुम्हें जरूर ध्यान रखना है, ठीक है नहीं। अब बताता हूं कि क्या स्ट्रेटजी फॉलो करो कि जिससे मार्क्स इंप्रूव हो। अब हर किसी को मैं एक घुट्टी नहीं पिला सकता हूं कि 6.5 जिसके 600 मार्क्स आ रहे हैं उसको भी मैं वही बोलूं ये करो, जिसके 350 नंबर आ रहे हैं उसको भी यही बोलो, क्योंकि मैं देखता हूं यूट्यूब पे यही वीडियो होती है साहब, सबको एक घुट्टी पिला देती, बेटा ये सेल्फ स्टडी फॉलो कर लो प्लान। अरे कैसे फॉलो कर लो, सबका तरीका अलग होता है। तो मैं पहले बता रहा हूं जिनकी मार्क्स रेंज 250 से 350 आ रही, अब ऐसा नहीं मैं ये कहूंगा इनका सिलेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं बेटा। 30 दिन में अगर सही रणनीति बनाओगे, स्मार्ट तरीके से पढ़ोगे तो पक्का तुम्हारे मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे। अगर तुम्हारे मार्क्स इतने आ रहे हैं तो गारंटी तुम्हारा बेसिक अभी भी बहुत सारा वीक है, फिजिक्स में बहुत सारे वीक है, वीकनेस पॉइंट है, केमिस्ट्री में बहुत सारे टॉपिक वीक, हो सकता तुम्हारी बायोलॉजी अच्छी हो। तो सबसे पहले भैया मैंने पहले लिख दिया तुम्हारा बेसिक अभी भी वीक है बच्चा, ठीक है नहीं, तो बेसिक पे काम करो, ठीक है नहीं। अब तुम्हारा सबसे पहले तुम अब क्या करो साहब, अब 30 दिन के लिए बता रहा हूं, अगर शुरू में पूछते तो कुछ और बताता, लेकिन अब 30 दिन के लिए बता रहा हूं। 30 दिन में क्या कर सकते हो, बायो में रिवीजन बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ, स्पीड के साथ रिवाइज करो, जल्दी स्पीड बढ़ाओ। ये नहीं एक दिन पूरा चैप्टर लेके बैठे हुए, 2-2 3 दिन एक चैप्टर लेके बैठे हो, ऐसा मत करो, थोड़ा स्पीड में बढ़ाओ। अगर कोई पॉइंट एक आधा छूट भी जा रहा तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं कि एक पॉइंट एक लाइन चाटनी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। जब एनसीईआरटी पढ़ते हो तो उसमें डार्क ब्लैक कलर से अच्छे से लिखे हुए वर्ड उन पे ज़्यादा जोर दो, इंपॉर्टेंट चैप्टर अच्छे से पढ़ो, ज़्यादा देर तक पढ़ लो चलेगा साहब, लेकिन जो जिन चैप्टर का वेटेज कम है उन पे कम टाइम दो। जैसे लिविंग वर्ड उसमें बहुत टाइम देने की जरूरत नहीं है, जैसे मार्फोलॉजी उसको लाइन टू लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसमें एग्जाम्पल अच्छे से याद कर डालो, ठीक है नहीं। तो हर चैप्टर की डिमांड अलग होती है। मॉलिक्यूलर जैसा चैप्टर है, मॉलिक्यूलर में थोड़ा वक्त चाहिए, प्रिंसिपल में थोड़ा वक्त चाहिए, उनको दो, लेकिन इसका रिवीजन जल्दी जल्दी करो और कोशिश करो जब तक 280 से 320 मार्क्स ना आए तो बायो को अच्छे से वक्त दो। भले ही फिजिक्स केमिस्ट्री का टाइम अभी कम कर दो, जब तक इतने ये मार्क बायो में ना मेंटेन कर लो, इतने बायो मेंटेन मार्क्स हो जाएंगे। और उसके बाद अगर तुम 100 मार्क्स भी इधर देखो, 100 मार्क्स भी फिजिक्स केमिस्ट्री में लाओगे तो तुम्हारे 520 आ जाएंगे। कहोगे सर 520 में तो सिलेक्शन नहीं होगा, अरे बेटा इतने ला तो सही, पहले सीधा 600 का काय को सोचता है, यही तो बोल रहा हूं, पहले इतने तो ला, अभी तेरे इतने मार्क्स आ रहे, पहले इतने तो पहुंचा, इतने पहुंचाएगा तो मेरी वीडियो नहीं देखेगा, तो पढ़ाई करेगा, तेरे को समझ आ जाएगा करना क्या है, बात समझ रहा नहीं। तो पहले बायो में इंप्रूव कर, बायो में इंप्रूव करेगा, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट करना साहब, ठीक है नहीं। तो फिजिक्स बायो में क्या करना, रिवीजन अच्छे से करो। दूसरा, केमिस्ट्री में सिंपल क्वेश्चन और पीवाई को दम लगा के कर डालो, कठिन क्वेश्चन मन लगाओ, आने नहीं है, नहीं आते हैं, नीट में टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, और पीवाई क्यू लगाओ बार बार, बस इतना करो साहब, ठीक है नहीं। फिजिक्स में भी सिंपल क्वेश्चन और पीवाई क्यू लगाओ, फिजिक्स केमिस्ट्री में सिंपल क्वेश्चन और पीवाई क्यू करो। बायो में एनसीईआरटी रिवीजन बार बार और बहुत स्पीड में करो, ठीक है साहब। इतनी बातों का तुम्हें ध्यान रखना। अब देखो, और जिनके मार्क्स रेंज आ रहे हैं 450 से 550, इसका मतलब तुम्हारा बेसिक ठीक है, बट तुम सिली मिस्टेक बहुत सारी कर रहे हो, तुम टेस्ट से बहुत भाग रहे हो, तुम्हारे नंबर सैचुरेट हो चुके हैं। मैंने ये लिखा है साहब, देखो मार्क तुम्हारे सैचुरेट हो चुके हैं इतने, सर मैं बहुत सारे टेस्ट देता हूँ मार्क्स ही नहीं बढ़ रहे हैं साहब, सर पढ़ता बहुत हूँ मार्क्स ही नहीं बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा कहीं ना कहीं तरीका नहीं सही। जब तुम्हारे 350 मार्क्स आ रहे थे तब भी तुम वैसे ही पढ़ रहे थे, 450 आने लगे तब भी तुम वैसे पढ़ रहे हो, तो थोड़ा तरीका बदलो। अब क्या करो, टेस्ट कोई मत छोड़ो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस बढ़ाओ, क्वेश्चन की प्रैक्टिस बढ़ाओ, बायो में रिवीजन बढ़ाओ, और बायो में जो सिली मिस्टेक उन पे काम करो। देखो किन चैप्टर में ज्यादा सिली मिस्टेक कर रहे हो, जिनमें ज्यादा सिली मिस्टेक कर रहे हो उसको बार बार रिवाइज करो, अच्छे से रिवाइज करो। देखो कौन कौन से टॉपिक हैं जो तुम्हें वीक है, उन पे थोड़ा काम कर लो साहब, ठीक है नहीं। तो मैंने यही लिखा हुआ है कि इसमें टेस्ट से भाग रहे हो, टेस्ट से मत भागो, टेस्ट रेगुलर रूप से तुम दो, ठीक है नहीं, टेस्ट रेगुलर दो और वर्क करो सिली मिस्टेक्स पे। जितना सिली मिस्टेक पे काम करोगे अपने आप मार्क्स इंप्रूव होंगे। दूसरा, देखो बायो में हम नेगेटिव कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि बायो में 90 है, हमें फील आता है 90 आते हैं तो उसमें 90 करो, बट फिजिक्स में तुम्हें पता चलता है कि तुम ये नेगेटिव कर रहे हो, इसमें तुक्का मार रहे हो तो मत करो मेरे लाल, नेगेटिव रोक लो फिजिक्स में, बायो में इंप्रूव कर लो, तो अपने आप मार्क्स तुम्हारे बढ़ेंगे। देखो तुम 450 मान लो मार्क्स आ रहे हैं, मिनिमम लेके चल रहा हूँ, तुम अगर थोड़ा सा भी इंप्रूव करोगे तो 500 के उधर पहुंच जाओगे। 500 पर जाते तुम्हारा कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्टअप हो जाएगा, जैसे 30-40-50 मार्क बढ़ेंगे बूस्टअप होगा, तो तुमको पता चलेगा तुम्हें कैसे काम करना है, ठीक है नहीं। तो इन छोटी चीजों पे काम करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ा लो साहब। फिजिक्स में टाइम वेस्ट मत करो, हम बहुत सारा टाइम डंप कर रहे हैं कि फिजिक्स में मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, उसी में टाइम लगाए जा रहे हैं, तो ऐसा मत करो, फिजिक्स का टाइम कम करो। फिजिक्स में ये सबसे बड़ी गलती नहीं करते हैं साहब, सिंपल क्वेश्चन करो, पीवाईक्यू करो, बस कि सिलेक्टेड करूंगा, सिर्फ 30 क्वेश्चन करूंगा, 120 नंबर बहुत है, इससे ज़्यादा भी फोकस नहीं करूंगा। बायोकेमिस्ट्री और इंप्रूव करूंगा, फिर लास्ट में फिजिक्स में जो बचागा उस पर भी काम करूंगा, और धीरे धीरे करके अगर 120 यहाँ आएंगे तो 150 एग्जाम में आ जाएंगे, विश्वास करो, ठीक है। अगर जिनके मार्क्स आ रहे हैं 550 प्लस, जिनके मार्क्स कितने आ रहे हैं 500 प्लस आ रहे हैं, भैया तुमसे यही बोलूंगा, तुम्हारा बेसिक सही है, सब कुछ सही है। अब भैया जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना करो, आप फुल सिलेबस टेस्ट प्रैक्टिस करो, कोशिश करो रूम पे
एटलीस्ट हफ्ते में 1 2 कर लो, और अच्छा 3 कर लो, उससे भी अच्छा है। आप रूम पे प्रैक्टिस करो। बायोलॉजी में जल्दी जल्दी रिवीजन करो। फिजिक्स में बहुत टाइम डम करने के बजाय उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ाओ कि एक टॉपिक को बहुत टाइम मत दो, किसी भी टॉपिक को, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री, चाहे बायो, किसी एक टॉपिक को टाइम मत दो, बल्कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों में जल्दी जल्दी रिवीजन करो साहब, ठीक है नहीं। मैंने ये लिखा है। और सिली मिस्टेक को ऐड करो साहब, बिल्कुल सिली मिस्टेक पे बहुत ध्यान दो। बहुत सारी सिली मिस्टेक कर रहे हो, सिंपल क्वेश्चन गलत कराते हो। देखो तो सही, तुम नेगेटिव कितने करते हो, 8 10 12, तो तुम ऐसे मजाक में नेगेटिव करके आ रहे हो और आते हुए करके आ रहे हो। इसलिए सिली मिस्टेक पे काम करो, रेगुलर रूप से टेस्ट दो। रेगुलर टेस्ट दोगे तभी सिली मिस्टेक अवॉइड कर पाओगे साहब। और सिर्फ टेस्ट से ही काम नहीं चलेगा, आपको एटलीस्ट 1 से 2 पेपर खुद से रूम पे प्रैक्टिस करो, इससे सिली मिस्टेक और कम होंगी साहब। और कंपेयर मत करो, तो बहुत देर से बोल रहा हूं कि और नेगेटिव एनर्जी को फीड मत करो। इन छोटी छोटी चीजों पे काम कर लो, ये रियल चीजें साहब जो करने वाली, ठीक है नहीं। बहुत सारे बच्चे लास्ट में फार्मूला शीट बना के रखने लगते हैं। बच्चे अगर फार्मूला शीट बना के सिलेक्शन हो जाता तो साल भर बच्चे मेहनत क्यों करते। तो सिर्फ फार्मूला शीट से सिलेक्शन नहीं होने वाला। फार्मूला शीट आपको हेल्प कर सकता है, अगर फिजिक्स आपकी 0 है तो आपको 70 80 नंबर 100 नंबर दिला सकता है। बट आप सोचो बहुत अच्छे मार्क्स ले तो सिर्फ फार्मूला शीट से नहीं आएंगे। स्टिकी नोट्स अगर तुमने साल भर लगाए हैं तो अब भी बहुत काम आएंगे, लेकिन सोचोगे 30 दिन में हम स्टिकी नोट्स बना के, शॉर्ट नोट्स बना के, पढ़ के, रिवाइज करके बहुत अच्छे मार्क्स ले आए तो नहीं आएंगे। साल भर किया तो जरूर आएंगे, ठीक है नहीं। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करना है बाकायदा। लास्ट टाइम में बहुत सारे लोग मैंने देखता हूँ सलाह देते हैं कि लास्ट टाइम आप ऐसा कर लो, नोट्स बना लो, शॉर्ट नोट्स बना लो, आप फार्मूला शीट बना लो। बच्चे लास्ट टाइम में ऐसा करके आप अच्छा नहीं कर पाओगे, बात समझ रहे हो। तो ये इन चीज़ों का बच्चे खास ध्यान रखना है। फिर बोलूँगा एनसीईआरटी में क्विक रिवीजन करो। बायोलॉजी, ऑर्गेनिक, अगर तुमने एनसीईआरटी तीनों की पढ़ी तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। और अगर तुमने अभी तक ऑर्गेनिक एनसीईआरटी नहीं पढ़ी तो अब मत पढ़ना। अब जिससे पढ़ते आ रहे हो, जिन नोट से, जिन मॉड्यूल से, जिससे भी पढ़ते आ रहे हो उससे पढ़ो। बायो तो भैया एनसीईआरटी पढ़ी होगी, मैं सब मान के चलता हूँ, ठीक है नहीं। तो बायो में तो अवॉइड करने का कोई चांस ही नहीं। और क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ानी है फिजिक्स में और फिजिकल केमिस्ट्री में। बहुत थ्योरी नहीं पढ़नी, क्योंकि थ्योरी वाले क्वेश्चन नहीं आते बच्चे बहुत सारे, ठीक है नहीं। जैसे सॉल्यूशन है, तुम पढ़ते हो, सॉल्यूशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हो। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में 4 प्रॉपर्टी होती हैं, 4 प्रॉपर्टी के लगभग 4-5 फार्मूले, उसकी एप्लीकेशन सीखो और उनको लगाना सीखो। सिंपल लगाना सीखोगे तब भी काम हो जाएगा। मेन फोकस पीवाईक्यू का करो, पीवाईक्यू खूब सारे करो, ठीक। बार बार यही बातें बोलूंगा। बच्चे कोई घुट्टी नहीं जो मैं तुम्हें पिला दूं और तुम्हारा आराम से सिलेक्शन हो जाए, नहीं हो सकता। जिन चीज़ों को बोल रहा हूँ उसको फॉलो करो। और अगर पढ़ाई नहीं होगी तो नेगेटिव एनर्जी आएगी, टेंशन आएगी। तब तुम मुझे मैसेज करोगे कि सर बताओ, मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, बहुत डर लग रहा हूँ। डर इसलिए लग रहा हूँ क्योंकि तुम इन चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे हो, ठीक है नहीं। तो अभी भी वक्त है, इन छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करके अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हो। मैं कतई गारंटी नहीं लेता कि तुम्हारे 600 प्लस आ जाएंगे, बट अगर 450 आ रहे होंगे तो 550 पौने 600 आ जाएंगे। और अगर तुमने सही तरीके से मेहनत की और 1 महीने में दम लगाया तो 600 प्लस कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। बाकी पढ़ते रहो, बाकी कोई दिक्कत होगी तो मुझे बताना साहब, ठीक है नहीं।